इराक़ सद्दाम हुसैन की तारीख़ मुसलमानों के ज़वाल की किताब में से एक कहानी। अगर आप मुसलमानों की तारीख़ उठा कर देखें, जो सो कॉल्ड मुसलमान हैं, हम तो पाकिस्तानी अपने आप को ज़बरदस्ती के अरबों के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक है मुसलमान जो ओवरऑल जिसमें सारे शामिल हैं, एक है अरब की तारीख़। तो आज आपको बताने की कोशिश करूँगा जो अरब की जो लैंड है, जिसके अंदर इराक़ आ जाता है, सीरिया आ जाता है, जॉर्डन आ जाता है, इस तरह के सारे फ़लस्तीन वगैरह सारे इलाके आ जाते हैं। इसकी तारीख़ जो है कब बदली थी और ये सारे जो हालात आज आप देख रहे हैं, इसकी कड़ियाँ कैसे मिलती हैं। तो मुसलमानों के एक बार फतूहात भी हैं, लेकिन ज़वाल की एक लंबी दास्तान है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा, बल्कि मौदबाना तौर पे गुजारिश करूँगा कि तारीख़ को पढ़ने की कोशिश करें, टिकटॉक से, यूट्यूब से थोड़ा बाहर आएँ, वो भी देखें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन साथ-साथ जो सही तारीख़ है उसको पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको जब पढ़ेंगे ना उसको, तो आपको समझ आ जाएगी कि जो आज इस वक़्त जो हालात हैं हमारे इलाकों के अंदर, अरब के अंदर, हमारे पाकिस्तान में और ओवरऑल जितने एरियाज़ के अंदर हैं, स्पेशली जो मुसलमानों के सो कॉल्ड मुसलमान हैं, तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, सारी जो कड़ियाँ आपस में मिल जाएँगी। तो मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करता, आपको ज़्यादा तमहीद नहीं बाँधता, तो उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा ये सब कुछ, इसके मामलात कैसे और आज ये मामलात कैसे पहुँचे। उसके लिए 3 साल बहुत अहम है। एक है 1917 1917 का साल, फिर एक है 1921 1921 का, फिर 1958 1958 के जो 3 साल हैं, ये बहुत अहम है, जिसने यहाँ सारे जो मिडल ईस्ट जो है, इस सारे के डायनामिक्स को चेंज करके रख दिया था, यानी सारे मामलात को बदल के रख दिया था। ये उस आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि यहाँ पे पहले उस्मानिया सल्तनत की हुकूमत होती थी। जितने भी ये इराक़ का एरिया है, कुवैत है, ये सीरिया भी आप कह सकते हैं, जॉर्डन भी, सऊदी भी सारा कुछ है, इनके ये नाम नहीं होते थे। इस सारे इलाके का जो नाम है था, मेसोपोटामिया है था, यानी लैंड बिटवीन टू रिवर्स या लैंड बिटवीन रिवर्स, यानी दरियाओं के दरमियान जो ज़मीन, इसका मतलब ये है वैसे। तो ये सारे इलाके का नाम ये है था। बाद में जब यहाँ पे 1917 जहाँ से सब रुख बदला, उस्मानिया सल्तनत का जब ज़वाल शुरू हुआ, उनका मुकम्मल तौर पे पहली जंग अज़ीम के बाद शिकस्त वगैरह हुई, तो ब्रिटिश जो आए थे उन्होंने यहाँ पे आके कब्ज़ा कर लिया 1917 में। एक तो यहाँ पे सारी तारीख बदली, उसके बाद आगे आ जाते हैं 1921 1921 के अंदर ब्रिटिश ने जब वहाँ इराक़ पे कब्ज़ा वगैरह किया हुआ था, ये ओवरऑल उनका जो होल्ड आया था, उन्होंने फ़ैसला किया कि इनको एक बादशाह की ज़रूरत है। वो इसलिए कि काफ़ी देर जब एक बादशाह के अंडर इन्फ्लुएंस सब रहते हैं ना, जैसे यहाँ उस्मानिया सल्तनत की हुकूमत आई थी, बादशाहत थी, सुल्तान थे, जो भी थे, उन्होंने कहा ये कौम जो है ना, इनका जमहूरी चक्कर कोई नहीं है, इनका बादशाह के अंदर रहेंगे तो सही तरीके से रहेंगे, फिर तक थोड़े कंट्रोल में रहेंगे। उनका प्लान ये था, फिर उसको ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं। अपने मुल्क में जमहूरियत थी, यहाँ बादशाह के मामलत कर रहे थे वो, इसलिए कि यहाँ पे ऑयल वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा था, मामला थे। उन्होंने कहा क्या चक्कर करेंगे, एक ही बंदे डील करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। फिर उन्होंने फैसला किया कि यहाँ पे बादशाह को लाया जाए। तो बादशाह का भी जो लेके आए, ये लेके आए कहते अरब जो सऊदी अरब के इलाके मक्का मुकरमा से, वो हाशमी कबीले से। ये वही हाशमी कबीला है जो इस वक्त जॉर्डन जो अमान है, उस पर जो फैमिली जो हुकूमत कर रही है, उनका ताल्लुक उसी के साथ है, जो अपने आप को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से गिनते हैं। ये भी एक नई मामला आती हैं, जो मर्ज़ी अपने साथ लगाओ, हुकूमतें करी जाओ। एनी हाउ, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। इन्होंने वो बादशाह भी जो लेके आया, वो यहाँ इस इलाके से ताल्लुक़ नहीं रखता था, और वो सुन्नी मुसलमान था। सुन्नी मुसलमान का मैंने जिक्र इसलिए किया कि इराक़ का जितना भी ज़्यादा एरिया, जितनी पॉपुलेशन है, जितनी आबादी है, वो ज़्यादातर शिया मुसलमानों की है। यहाँ भी एक आस्ता आस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी कि अपने मुल्क के अंदर भी ओवरऑल क्या मामला आता है कि हम एक शिया सुन्नी को काफ़िर कही जाता है और सुन्नी शिया को काफ़िर कही जाता है, जो अक्सर वीडियो में बयान करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो यहाँ भी वही मामला है, इसलिए आपको समझने में आसानी होगी। ये आज का मामला है, ये बड़ी पुरानी बात चली हुई है, और इसको फ़ॉरेन पावर्स ने आके बड़ी आसानी से एक्सप्लॉइट किया, उसको यूज़ किया, और हमारा भी पूरा उसमें अपना किरदार था। मैं बार बार कह चुका हूँ, ताकतवर का और जो बिजनेसमैन होता है उसका कोई मज़हब नहीं होता। ताकतवर का मज़हब ताकत होता है, बिजनेसमैन का मज़हब और जो कारोबारी बंदा जो होता है उसका मज़हब जो होता है वो सिर्फ प्रॉफिट होता है, यानी मुनाफा होता है। एनी हाउ, फिर 1921 के अंदर जब इन्होंने यहाँ बादशाह वगैरह बाहर से लेके आए, जो उस वक्त जो बादशाह जो हाशमी कबीले का जो है था, वो उस वक्त इस्तांबुल वगैरह में था, वो सुन्नी लेके आए। सुन्नी बादशाह को इन्होंने शिया की आबादी के ऊपर बादशाह बना के छोड़ दिया। छोड़ के मतलब बना दिया बस, जाके आसानी से कंट्रोल कर सकें। और फिर ऐसे मामला हुए तो अवाम ने उसको सीधा कबूल तो नहीं किया, लेकिन आहिस्ता वो बीच में थोड़ी बगावतें वगैरह भी हुई काफ़ी ज़्यादा। उसका भी इन्होंने, जो ब्रिटिश थे, इन्होंने सही तरीके से उसको कंट्रोल कर लिया दोबारा, फिर उस वहाँ पे रीस्टोर करते रहे। ये सारा मामला जारी रहे। उसके बाद आप फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, यानी अब आगे आते हैं। इससे पाकिस्तान का इंडिया को आज़ादी भी मिली 1947 के अंदर। ये सारे मामले उस वक्त सारी दुनिया के अंदर तोड़ पर वैसे ही हो रही थी। आपके इत्तला के लिए अर्ज़ है, उस वक्त जब ब्रिटिश जो है थे, ये सुपर पावर थे, अमेरिका सुपर पावर नहीं था। अमेरिका बाद में सुपर पावर बना, इनकी सल्तनत बहुत बड़ी आई थी, तो इन ये मामला ये भी ऐसे भी थे। फिर उसके बाद जब आगे आए 1958 में, जब जो आखिरी जो बादशाह फैसल जो आया था उस वक्त, जो पहले फैसल द सेकंड यानी दोम जो था, उस वक्त वहाँ पे हुकूमत कर रहा था। ये उससे पहले इंग्लैंड के अंदर जो हैरो है, हैरो के अंदर जो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे किंग जो शाह हुसैन है, जो इस तरह जॉर्डन का जो बादशाह जो है, जो शाह है, उसका जो वालिद साहब जो है थे, शाह सीनियर जो थे,
उसके साथ प्राइवेट स्कूल में इकट्ठे पढ़ते होते थे। दादा कालीन सारा कुछ यहाँ ही तैयार होता है, इंग्लैंड के अंदर ही। यहाँ तैयार शुरू करते हैं, वहाँ भेज देते हैं, वो आगे मामला आपके सामने भाईजान। मज़हब का साथ तड़का लगाते हैं, उन्हें पता है ये सारे मजहबी नशई कौम है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, सारे मज़हब का तड़का लगाओ, उनको उनका मामला बनाओ मज़हब के साथ, इनकी कड़ियाँ कुड़ियाँ जहाँ मिलानी है मिला दो और लोगों को पागल बना के हुकूमत कर लो। इस तरह सारे आसानी से कंट्रोल किया आपके सामने है। इसलिए मैं कहा था आज आपके साथ वीडियो इस तरह लेके आऊँ ताकि आपको समझ आ सके कि ये सारे आजकल के मामला, इसमें थोड़ा आज के मामला में सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई हुई है, वो इतना फ़र्क है, बाकी सारा भाईजान वही है। तो ये ऐसे हुआ। फिर 1958 के अंदर वहाँ पे ये हुआ कि ये जो बादशाह जो आया था, ये फैसल द सेकंड जो उस वक्त हुकूमत कर रहा था, उसका वज़ीर-ए-आज़म भी आया था। ये सारे मामला जो थे बड़ी आसानी से चल रहे थे ब्रिटिश के हक़ में। अवाम बहुत अनरेस्ट थी यहाँ पे, अक्सर यहाँ पे एहतजाज काफ़ी होते थे। वो बड़े तंग थे बादशाह से कि वो कहते थे कि तुम ब्रिटिश को कि पिट्ठू हो या जो भी हो उसको उनके मामला करते हो। लेकिन इसने क्या किया उस वक्त उन्हीं कहते हैं जो जॉर्डन का बादशाह था उसके साथ मिलकर उसने कहा कि हम एक अपना एक अरब यूनाइटेड बनाते हैं फरवरी 1958 में, यानी फरवरी 1958 के अंदर, जिसको यहाँ की अवाम ने इतना पसंद नहीं किया। और ये ख़ुद जो था पूरे जॉर्डन का और इराक़ का बादशाह बन गया, क्योंकि ये उम्र में बड़ा आया था और जो शाह हुसैन जो इस वक्त फैमिली है ना उससे उम्र में बड़ा था। लेकिन वो ज़्यादा मामला नहीं चल सके, वो फरवरी में इसने सारा एग्रीमेंट साइन किया और एक इकट्ठा इन्होंने जो यूनिटी बनाई। जुलाई 1958 के अंदर मिलिट्री जो है थी, इसने वहाँ वो उन्होंने अपने एक बड़े स्मार्ट तरीके के साथ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर होंगे। फिर जुलाई 1958 के अंदर जो वहाँ पे कू हो गया। कू जिस आप पता है कू कहते हैं जब वहाँ के जो फ़ौज वगैरह होती है जाके इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लेती है, आसान ज़बान में उसको कू कहते हैं। उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा करने के बाद उन्हें जो मेन जो उनके जो बिल्डिंग्स है उस पर कब्ज़ा करने के बाद कुछ फ़ौज वगैरह शाही महल भेजी। उस वक्त जो शाह जो फैसल था उस वक्त जो सेकंड वो हुकूमत कर रहा था उस वक्त। वैसे वो नाम पपेट सा था, वैसे जो भी था, तो वहाँ उसकी अपनी वहाँ पे जो कहते हैं गार्ड वगैरह है थे। लेकिन उन्हें यहाँ जब फ़ौज के मामला वहाँ पे गए, इनका मामला इस तरह का तय पाया कि हम आपको जाने देंगे, तुर्की जाने देंगे। लेकिन वो फिर वही हुआ, वो सारी की सारी फैमिली महल से बाहर आई, तो एक फ़ौजी ने आगे बढ़ के सबको गोलियां मार दी, सारे शाही ख़ानदान को ख़त्म कर दिया ताकि ना रहेगा बाँस ना बजेगी बांसुरी। उनको सिर्फ उनके मामला इसलिए थे, उन्हें इसलिए मार दिया कि कल को ब्रिटिश वगैरह जो हैं मामला, तो कल को ये ना हो कि फिर दोबारा फिर वो अपनी फ़ौज वगैरह लेके आए तो हमारे पे नया बादशाह बनाते हैं। उन्होंने सारी कहानी में कहो। तो यहाँ से फिर एक मरतबा फिर तारीख़ ने पलटा किया और सारे हालात बदलना शुरू हुए। तो ये आपको 3 साल बताएँ, आपको पता चल जाएगा किस तरह आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के हालात बदले। जब उस्मानी सल्तनत ख़त्म हुई, जब ब्रिटिश का कब्ज़ा आया, बादशाह लेके आया, बादशाह बाहर से लेके आया। यही काम दुनिया में हर जगह करते रहे, डिवाइड रूल करो, मिनॉरिटी को जो अक़लियत में उनको ला के आगे करो। हमारे मुल्क में भी ऐसे इन्होंने करते रहे हैं वहाँ पे, और उसी का आज फल खा रही हूँ। आज भी हमारी जो अगली इस्टेब्लिशमेंट है वो यही काम कर रही है। आप भी कहते हो मैं किस तरह निकलता जा रहा हूँ, लेकिन मेरा मकसद आज वीडियो का सिर्फ आपको तारीख बताना नहीं था, कोई मैं कोई तारीखदान तो है नहीं हूँ। मेरा मकसद था कि आपको बता सकूँ कि आप जान सकें आसानी के साथ कि हमारे जो मामला आज हमारे मुल्क में हो रहे हैं उसके पीछे सर कड़ियाँ क्या सही, उसका आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। फिर उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट किस्म की हुकूमतें आना शुरू हुई। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कोई किसी को हुकूमत गिरा रहा है, कोई किसी की हुकूमत बना रहा है। इस तरह के मामला यहाँ के ऊपर ऐसे चलते रहे यहाँ पे। उसके बाद जो बात के अंदर 1968 के ऊपर जो उस वक्त यहाँ का जो वज़ीर-ए-आज़म जो सदर हुकूमत कर रहा था, उसका एक था नायब सदर का नाम था सद्दाम हुसैन। अब यहाँ से सद्दाम हुसैन की स्टोरी शुरू होती है। आपको बताने की कोशिश करूँगा थोड़ा सा सद्दाम हुसैन के बारे में, उसकी अपनी तारीख़ क्या, वो कहाँ पैदा हुआ, थोड़ा सा उसके बताता हूँ आपको। उसके बाद फिर आगे जगह बताता हूँ आगे जो कुछ हुआ। सद्दाम हुसैन जो पैदा हुआ था वो 28 अप्रैल 1937 यानी 28 अप्रैल 1937 का पैदा हुआ था इराक़ के गाँव के अंदर। जिस घराने में पैदा हुआ था वो एक आम सा घराना था। तो इसका जो बाप जो था इसकी पैदाइश से पहले ही मर गया था। उसके बाद जब मरने के बाद जो इसकी माँ जो थी वो सख्त डिप्रेशन में चली गई थी। वो डिप्रेशन में जाने के बाद ये अपनी माँ के पेट में था। माँ इसकी जो थी वो हामला वगैरह है थी। उसने खुदकशी करने की कोशिश की इसकी माँ ने। अगर वो खुदकशी करने में उसने कामयाब भी हो जाना था, लेकिन इनके घर जो यहाँ रह रहा था, इनके जो नेबर्स थे, जो हमसाए थे, वो यहूदी फैमिली थी। उन्होंने इसकी माँ को बचा लिया। तो इसकी इस तरह सद्दाम हुसैन साहब की बचत होगी। नहीं तो सद्दाम हुसैन का दुनिया किसी ने जानना भी नहीं था। वो जब इसकी माँ बच गई, उसके बाद इसकी पैदाइश वगैरह हुई तो इसकी माँ ने फिर दूसरी शादी कर ली। फिर इसकी जब दूसरी शादी की तो उससे भी इसके 3 जो है आप कह सकते हैं सौतेले जो स्टेप जो ब्रदर थे, जो सिबलिंग वगैरह थे, वो पैदा हुए। 3 इसके बहन भाई थे जो उसके जो सौतेले भाई थे, जो सौतेले बहन भाई थे। इसका जो सो कॉल जो तारीख़ के मुताबिक जो बताई जाती है, इसका सौतेला बाप जो था इस पर बड़ा जुल्म वगैरह करता था। तो इसकी ज़्यादातर परवरिश जो है थी इसके अंकल ने की थी। फिर ये 10 साल की उम्र में तंग आ के घर के हालात से ये वहाँ से छोड़ के भाग गया था।
फिर ज़्यादातर टाइम इसने अपने अंकल के पास गुजारा था। तो इस तरह ये थोड़ी सी आपको बताने की कोशिश की है, थोड़ी तारीख भी कि जिसको यहूदियों का गालियाँ गुलियाँ निकाली जाते हैं भाईजान, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, इंसानियत वाले लोग भी हर जगह होते हैं। ब्लैंकेट के तौर पे किसी से नफरत या हेट नहीं करना चाहिए। एनी हाउ, उसके बाद ये जब ये और ये इसने बाथ पार्टी को ज्वाइन कर ली, बड़ी मशहूर बाथ पार्टी थी। बाकी सारे हालात बता दिए आपको। 1968 में ये नायब सदर रहा। 1968 से यानी 1968 से लेकर 1979 1979 तक ये नायब सदर रहा। उसके बाद फिर इसने अब सदर बन गया, पूरा इक़्तिदार संभाल लिया। उसके बाद जब सदर बनने के बाद इसने 1980 में ईरान के ऊपर हमला कर दिया और ईरान पे जब आपका सन चढ़ाई कर दी। वो जंग बड़ी देर तक जारी रही। 1988 1988 तक वो जंग जारी रही। हज़ारों लाखों मुसलमानों की जान गई दोनों साइड से। इसमें अगर आप ईरान इराक़ की तारीख़ उठाकर देखें तो आपको सब कुछ ताज़ा हो जाएगा। कितनी फिर अक्सर लोग कहते हैं साजिश हुई थी, ये मुसलमानों का आपस में लड़ा दिया। कौन सी बिल्कुल साजिश। देखो ये दुश्मन जो होता है आपको साजिश करेगा, आपने देखना होता है कि क्या आपने इसको कैसे करना है। भाई हम अपने मुल्क के अंदर देख लें, आपके सामने शिया सुन्नियों का फ़र्क कर जाता है और सुन्नी शिया का फ़र्क कर जाता है। तो इसमें कि मुसलमान कहाँ से आते हैं, जहाँ से हमें कोई बात नहीं मिलती, मुसलमानों ने आप पे लड़ा देने। यही बात है। उसमें सऊदी अरब भी साथ ही था कि सऊदी अरब की टसल थी ईरान के साथ जो आज तक चलती आ रही है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि बताने की कोशिश करूँगा सारे मामला क्या हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सारे आपको ना वो जो लॉक्स हैं खुलना शुरू हो जाएंगे, ताले वगैरह के आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगी आपको। जब 8 साल वहाँ जंग जारी रही, मकसद ये था कि ईरान को बिल्कुल नेस्तो नाबूदी कर दो, फारग कर दो, ये कर दो, लेकिन वो तो नहीं हो सका। तो एट द एंड कितने मासूम लोगों की जान गई और जंग का कोई खास नतीजा नहीं निकल सका। और उसके बाद ये इराक़ जो था काफ़ी कर्जे में आ गया। उस वक्त जब जो था इराक़ की जो फ़ौज थी दुनिया की आप चौथी पाँचवीं बड़ी फ़ौज थी। जब ये ऐसे मामला हुआ या उसके बाद 1990 में आ जाते हैं। 1990 में सद्दाम हुसैन साहब ने फैसला किया कि भाईजान उसने जो कुवैत जो था, जो नेबरिंग कंट्री था, उसको कहा कि उस पर इल्ज़ाम लगाया तो आप हमारा तेल चोरी करते हैं। फिर कर्ज़े काफ़ी थे सऊदी अरब के भी, कुवैत वगैरह के। इसने उनको कहा कि हम एक शर्त पेश की कि हमारे कर्ज़े वगैरह सारे माफ़ कर दो, नहीं तो हम तुम्हें कब्ज़ा कर लेंगे। अब किसी को उम्मीद भी नहीं थी ऐसा कर देगा, जाके हमला कर देगा कुवैत के ऊपर। अभी तो ईरान के साथ जंग ख़त्म की थी, लेकिन जब होता है जब बंदे का जब कोई और करने के लिए नहीं होता, नथिंग टू लूज़। और अवाम को तो कंट्रोल में पैसे किया हुआ था डिक्टेटरशिप के ज़रिए सद्दाम हुसैन साहब ने। उसके बाद इसने ये हमला कर दिया करते हैं कुवैत के ऊपर। कुवैत पे हमला करने के बाद वहाँ का बादशाह वाला भाग गया और हम कुछ घंटों में जाके उसने पूरे कुवैत के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। वहाँ पे जाके जब कब्ज़ा किया तो फिर जो इंटरनेशनल फोर्सेस वगैरह है थी जो अमेरिका के साथ थी, उन्होंने मिलकर जाकर, जिसमें 42 कंट्री शामिल थे, 22 मुल्क शामिल थे, उन्होंने कोalition बना के इराक़ के साथ जो गोल्फ़ की मशहूर जंग हुई, इस सारे में एक तरफ इराक़ था, बाकी एक तरफ 42 मुल्क थे, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। आपके लिए इतला गर्जा सऊदी अरब पे इसने सऊदी अरब भी बम फेंके थे। इसे उस वक्त मज़हब का भी इस्तेमाल किया। इसने कहा सऊदी अरब वाले कहते हैं अमेरिका पिट्ठू ये है तो वो है, जिसके ऊपर हम पाकिस्तान के अंदर बड़े नारे उन्होंने लगे। इसको हमने बहुत बड़ा हीरो बनाया, इसको इस्लामी दुनिया का बहुत बड़ा लीडर बना दिया हमने। हर जगह जाते थे, बसों के ऊपर इसके पोस्टर लगे होते थे, क्या बातें होगी। उस वक्त जब बच्चे पैदा हुए थे, अक्सर बच्चों का नाम सद्दाम रखा गया। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। मजहबी नशाई कौम है ना, हम तो ऐसे हर लग जाते हैं, हर जगह मामे बन रहे होते हैं, हमारे पल्ले तो कुछ है नहीं है। तो ये ऐसे मामला तो है। इस तरह जब वहाँ पर जंग वगैरह ख़त्म हुई, जो उसको वहाँ निकाल दिया गया, शिकस्त वगैरह हुई थी, इसके मामला तो कुछ इतने सही नहीं थे। उसके बाद मामला थोड़े से आगे बढ़े। इसने अपनी पूरी जो इराक़ में जो मामला जो है थे सारी गिरफ्त मजबूत की हुई थी। उसके साथ ही पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बता दूँ आपको कि इराक़ के सद्दाम हुसैन ने 2 शादियाँ की हुई थी। इसके 5 बच्चे थे, 2 बेटे और 3 बेटियाँ। इसके एक बेटे का नाम तो उदय था और दूसरे का नाम कोसे था। इनके बारे में ये बदनामे ज़माना मशहूर थे, यानी हर किस्म के जुआरी वगैरह के चक्कर के अंदर छोटी बच्चियों के साथ सेक्स के मामला करते थे। बल्कि इसके मूवीज़ भी मौजूद हैं, मैं आपको रेकमेंड करूँगा, जाकर आप चेक कर सकते हैं जाके। ये ऐसा भी करते थे कि गाड़ी चला रहे होते थे, जो खूबसूरत लड़की छोटी बच्ची को नजर आई उसका डाला गाड़ी में, जो करना कर लिया। कई मामला मौजूद है। मैं ये नहीं कहता कि सच है झूठ है, लेकिन आपके सामने खुद भी तहकीक करें भाईजान जाके। मैं कोई उस पर स्टैंप लगाना नहीं चाहता। तो और ये मामला थी। फिर इसकी जो बेटियाँ जी थी, इसने शादी वगैरह जो की हुई थी अपने फ़ौज के मरने के साथ, वो भी तंग आके जॉर्डन भाग गए। इसके खिलाफ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की। सद्दाम हुसैन कोई चीज़ गवारा नहीं हो सकी। उसने कहा ये गद्दार है, लेकिन उसने बड़े तरीके के साथ कहा मैं तुम्हें माफ़ किया। अपने दामाद को सारा को वापस बुलाया, बेटी को तो माफ़ कर दिया, दामादों को इन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया, उसको मार दिया, ताकि दुनिया को सबको एक लेसन चला जाए, एक पैगाम चला जाए कि मेरे खिलाफ जो उठेगा बेशक मेरा दामाद ही क्यों ना हो, उसको मार दूंगा। यानी ये गिरफ्त मजबूत करने के लिए। मैंने पहले कहा था ना, ताकत का और कारोबार का कोई मज़हब नहीं होता। तो ये बात आपके सामने है। उसके बाद फिर आगे बात थोड़ी चली। फिर आपको पता सितंबर 11 वगैरह हुआ, जो मामला तो हुए। फिर अमेरिका ने जाके फिर जो इन पर इल्ज़ाम लगाया इराक़ के ऊपर, इनके पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, वो भी झूठा इल्ज़ाम ही था, लेकिन उनको बनना चाहिए था। फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पे इसके कहते हैं हुकूमत काफ़ी लंबी हुई थी, अवाम भी वैसे तंग थे। उनको ग्राउंड वर्क तो पहले ही तैयार हो चुका था।
फिर अमेरिका ने जो हमला किया 2003 में जाके सद्दाम हुसैन के इक़्तिदार का जो सूरज था वो ज़वाल हो गया। उसके बाद इसको फिर कहते हैं ये वहाँ से निकल के भाग वगैरह गया और इसको फिर 3 दिसंबर 2003 या 3 दिसंबर 2003 को एक सुराख वगैरह में जहाँ चुपे के साथ छुपा हुआ था। मैं यही कह सकता हूँ भाई, देखा जाए तो सारी फ़ौज कहाँ गई मामला तो इसको वहाँ से इन्होंने जाकर पकड़ लिया। उसके बाद फिर इसके ऊपर मुकदमा चला। इससे टोटल इसने 24 साल हुकूमत की है। इस मुकदमा चलने के बाद 3 साल मुकदमा चला, इसको फांसी की सज़ा हुई और 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन साहब को फांसी दे दी गई और इस तरह इसका सारे का ये ज़वाल हुआ। तो ये सारी कहानी थोड़ी सी बताने की आपको कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा अरब के मामला बताने की कोशिश की है, अरब के मामला क्या हैं, यहाँ के जो कुछ हुआ है। उसके बाद यहाँ पे जो तरीक़ा है, मतलब जो उस्मानी सल्तनत जो खिलाफत के तरीक़े में चलाई हुई थी वो चक्कर आपको बताने की कोशिश की है। किस तरह जो मामला होते हैं, सियासत किस तरह होती है, ताकत किस तरह होती है, थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। उसी तरह के मामला आज हैं। आज भी देख लें कि छोटा सा इंग्लैंड ब्रिटिश आया था, किस तरह के बहुत बड़े अरब इलाके पे कब्ज़ा किया। उस वक़्त जो उनकी उस वक़्त के दौर के मुताबिक उनके पास हथियार, साइंस, टेक्नोलॉजी जो भी है उस वक़्त थी। आजकल के दौर के मुताबिक जो है वो भी डिफरेंट किस्म की जंग है। यहाँ छोटा सा जो इसराइल जो है उसने सारे इलाके साहब को अपना मतलब है, किसी की ज़रूरत नहीं कुछ कह सके, बेशक पीछे अमेरिका ही क्यों नहीं खड़ा। इस वजह से नहीं उनके पास बंदे ज़्यादा नहीं, उनके पास साइंस टेक्नोलॉजी की है। आजकल के मुताबिक उनके पास मामला हैं। हमारी झूठी किस्से कहानियाँ जो मरी सुन लो जाके। हम फ़लस्तीन को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, कश्मीर के 1 इंच हम आज तक आज़ाद नहीं करा सके। उससे कर्जे मांग रहे होते हैं, जाके दूसरे में हमले कर रहे होते हैं, अपने पल्ले कुछ भी नहीं है। 1000 साल में हम एक भी चीज़ नहीं दे सके। तो ये मैं अब यहाँ पे और लंबी तमहीद नहीं और बातें नहीं करना चाहता। मेरा मकसद था आपके सामने तारीख रख दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हमारे मामलात क्या हैं, हम यहाँ पे कैसे पहुँचे हैं। ये आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। आपको ये पता चलेगा कि आज के जो हालात हैं पाकिस्तान के, अरब दुनिया के, उससे इसी वजह से नहीं है कि हम दुआएँ मांग रहे होते हैं, ऐसे कभी हल होता है। इस वजह से कि हमने साइंस टेक्नोलॉजी में कोई मामला ही नहीं किए। जैसे उस्मानी सल्तनत की बात करते हैं, खिलाफत की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उनके भी हालात पता थे आपको। वो उन्हें खरम बनाए हुए थे, लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं बनाई जहाँ पे अपने बच्चों को भेजते हैं हम आज को पढ़ने के लिए। बच्चों को भेजते हैं हम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके वगैरह इधर ही भेजते हैं भाई। अगर मैं गलत नहीं करता, गलत कर बताएँ मुझे आगे। यही मेरे बताने की हमेशा कोशिश होती है। आगे आपकी मर्ज़ी है। मैं बार-बार मैं कहता होता हूँ एक ही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। मैं साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च में, एजुकेशन में और एआई में आगे आना पड़ेगा और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बताते रज़ा क्या है। एंड मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी उसे माज़रत चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।